हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर के ठीक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। तो आप मान लें कि इस तरह का आपका एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को कोई क्यू चार्ज दिया, तो जब हम इस कंडक्टर को क्यू चार्ज देंगे, क्योंकि ये जो कंडक्टर है आपका, इसका शेप कैसा है, नॉन सिमेट्रिकल शेप है। तो नॉन सिमेट्रिकल शेप होने की वजह से चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। आप इसके पहले ये बात जरूर जानते होंगे कि किसी भी कंडक्टर को जो कोई भी एक्सटर्नल चार्ज दिया जाता है, वो एक्सटर्नल चार्ज कहाँ पर रिसाइड करता है, तो उसके आउटर सरफेस पर। तो ये जो क्यू चार्ज होगा ये आउटर सरफेस पर रिसाइड करेगा, लेकिन चूंकि इसका शेप नॉन सिमेट्रिकल है, तो नॉन सिमेट्रिकल होने की वजह से वो जो चार्ज होगा वो चार्ज कहाँ प्रेजेंट होगा, वो चार्ज बाहर वाले सरफेस पर प्रेजेंट होगा, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर यही स्फेरिकल बॉडी रहती, तो चूंकि स्फेयर एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, सिमेट्रिकल शेप होता है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो चार्ज बटा है हर जगह, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता। लेकिन ये नॉन सिमेट्रिकल बॉडी है, इसी वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। चार्ज प्रेजेंट कहाँ पर है, तो सर चार्ज सरफेस पर प्रेजेंट है। और अगर चार्ज सरफेस पर प्रेजेंट है और हर जगह चार्ज अलग अलग है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है पूरे सरफेस पर, नॉन सिमेट्रिकल होने की वजह से, तो अलग अलग प्लेस पर सिग्मा की वैल्यू अलग अलग होगी। सिग्मा क्या होता है, तो भाई चार्ज पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा ही तो बोलते हैं। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपने सिग्मा पढ़ा है, ये सिग्मा क्या होता है, ये सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। अब पूरे के पूरे कंडक्टर के लिए, इस पूरे के पूरे कंडक्टर के लिए ये सिग्मा की वैल्यू जो होगी हर जगह क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि ये नॉन सिमेट्रिकल ऑफ शेप है। नॉन सिमेट्रिकल होने की वजह से हर जगह सिग्मा की वैल्यू अलग अलग होगी। और हमको करना क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि इस कंडक्टर के ठीक बाहर, इस पॉइंट को देखिए, वीडियो को थोड़ा सा जूम करिए तो आपको गैप दिखेगा, है ना। तो आप कंडक्टर के जस्ट बाहर, कंडक्टर के ठीक बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक सर, निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मेरा सबसे यूजफुल टूल गॉस लॉ का हम इस्तेमाल करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन गॉस लॉ लगाने के लिए एक दुविधा है। दुविधा यह है कि हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अलग अलग है। हर जगह सिग्मा क्या है, अलग अलग है। तो हम ऐसे में कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे सर, यहाँ पर चार्ज कुछ और है, यहाँ पर चार्ज कुछ और है, यहाँ पर चार्ज कुछ और है, चार्ज डेंसिटी भी हर जगह अलग अलग है। तो उसके लिए एक तरीका निकाला गया कि हम वेरी स्मॉल एरिया मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारी जो एरिया है वो एरिया बहुत छोटी है, बहुत स्मॉल है। तो अगर हम एरिया को बहुत छोटा मान लेंगे, तो भाई हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तो है, ये मानते हैं, पूरे सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम एरिया को ही बहुत छोटा एक बार के लिए मान लें, तो छोटे से जगह में तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो सकता है। नहीं समझे मेरी बात, कि इतने एरिया में चाहे सिग्मा अलग अलग होगा, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। लेकिन अगर यही एरिया इतनी छोटी सी मान लें, तो इस बहुत छोटी सी एरिया पर तो एक बार के लिए सिग्मा कांस्टेंट हो सकता है कि भाई यहां से यहां जाने में सिग्मा बदल जाएगा। लेकिन जस्ट अगर इतना ही पोर्शन तुम कंसीडर कर लो, तो इस छोटे से पोर्शन में तो तुम्हारी सिग्मा की वैल्यू सेम हो सकती है। इसीलिए हम एक स्मॉल एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि हमने ले लिया कि एक बहुत ही छोटा एलिमेंटल एरिया ले लिया, है ना। यहाँ पर आप देखिएगा, जरा सा समझिएगा कि यहाँ पर एक बहुत छोटा सा एलिमेंटल एरिया हमने ऐसे ले लिया। दिस एलिमेंटल एरिया इज डीए। आप समझे, डीए जो है आपका एलिमेंटल एरिया है, एलिमेंटल एरिया बहुत छोटा सा एरिया। और डीए को स्मॉल क्यों लिया गया है, डीए एलिमेंटल एरिया है और डीए वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। डीए को स्मॉल यार क्यों लिए हो, डीए को स्मॉल तुम इसलिए लिए हो ताकि हर जगह सिग्मा क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। डीए बहुत छोटा हो गया, वेरी स्मॉल हो गया। वेरी स्मॉल इसलिए है क्योंकि सिग्मा हर जगह क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। हर जगह मतलब उस छोटे से एरिया पर सिग्मा क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। क्या बात समझ में आ रहा है, तो ठीक है। अब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, तो जब हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, गॉसियन सरफेस चाहिए होगा। हमें क्या चाहिए होगा, गॉसियन सरफेस चाहिए होगा। तो हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से गॉसियन सरफेस बना लिया। जो हमने गॉसियन सरफेस यहाँ पर बनाया, उसका शेप कैसा है, उसका शेप सिलेंड्रिकल है भाई। ऐसा हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस बना लिया। अब इस तरह से हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस बना लिया, ठीक है ना। पिछले वीडियोस अगर आपने एप्लीकेशन वाले वीडियोस देखे हों जिसमें हमने आपको गॉस लॉ का एप्लीकेशन बनाया था, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी सिलेंडर पर गॉस लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। क्योंकि जैसे ही सिलेंडर है, तो सिलेंडर में दो तरह का सरफेस है। एक ये पूरा का पूरा कर्व सरफेस है, ये जो पूरा है कर्व सरफेस है, और ये क्या है आपका फ्लैट सरफेस है। तो यहाँ पर हम गॉस लॉ का अप्लाई करते हैं। बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इंटीग्रल ई डॉट डी ए,
इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। तो ई डॉट डी ए जब कोई बच्चा करेगा तो उसको दो सरफेस मिलेगा, एक तो मिलेगा सर कर्व सरफेस एरिया मिलेगा, और एक क्या मिलेगा उसको, एक उसको मिलेगा फ्लैट सरफेस एरिया। एक कर्व सरफेस एरिया मिलेगा और एक फ्लैट सरफेस एरिया मिलेगा। भैया सबसे पहले तुम कर्व सरफेस एरिया पे देखो, उसके पहले एक बात और समझो कि अगर हम कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं, पॉजिटिव चार्ज से दूर, जो कि हम कंडक्टर के ठीक बाहर है, जस्ट बाहर, निकलते ही तुरंत, है ना। तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जस्ट कैसे होंगी, वो जस्ट पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होंगी। सही बात है ना। जैसे देखिए हमने यहाँ पर जो ड्रॉ किया कि जो सर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट दूर है, मतलब जस्ट अवे, एक और बना दे क्या है ऐसे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है जस्ट ऐसे बाहर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ जा रही है। सही बात है कि नहीं है, ये यहाँ पर पूरा पॉजिटिव चार्ज है और दूर की तरफ जा रही है। ठीक, तो सर सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया को आप देखें, बड़े ध्यान से समझें कर्व सरफेस एरिया को। तो अगर आप कर्व सरफेस एरिया को देखते हैं, ये कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया है। ठीक, इस एरिया को देखते हो तो भैया सबसे पहले तुम समझना कि सर हाफ जो कर्व सरफेस एरिया होगा, देखना हाफ कर्व सरफेस एरिया तो कहाँ पर है, इस पूरे के पूरे कंडक्टर के अंदर है। अगर आधा एरिया कंडक्टर के अंदर है तो कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज होता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जीरो। आप इस बात को आप जानते होंगे कि अगर किसी भी कंडक्टर को कोई भी क्यू चार्ज दिया जाता है तो वो क्यू चार्ज उसके आउटर सरफेस पर रिसाइड करता है, और उस क्यू चार्ज के वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। तो भाई जो लोअर कर्व सरफेस एरिया को देखो, लोअर वो कर्व सरफेस एरिया जो कहाँ प्रेजेंट है, जो इस सरफेस के अंदर प्रेजेंट है, जो इस सरफेस के अंदर यार प्रेजेंट होगा, जो सरफेस के अंदर प्रेजेंट होगा उसके लिए चार्ज की वैल्यू ही कितनी हो जाएगी, जीरो। सही, वहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज नहीं है तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ई डॉट डी ए इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर जब तुम ई डॉट डी ए कैलकुलेट करोगे तो वैसे ही आंसर कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। हम कर्व सरफेस एरिया को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिए, समझिए। ये कैप वाला पार्ट देखिए मान लीजिए अंदर है, तो अगर ये पार्ट अंदर है तो इस वाले पार्ट को कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो ई डॉट डी ए अंदर के लिए कितना हो गया, जीरो। जो पार्ट बाहर निकला है उसको समझो कि सर ये वाला भाग जो है, ये व्हाइट वाला भाग जो है बाहर निकला है, तो एरिया जब हम ई डॉट डी ए निकालेंगे तो सिलेंडर कैसा सरफेस है, ओपन है कि क्लोज है, क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कैसा होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो जब हम इसके लिए एरिया वेक्टर लिखेंगे यार तो क्या हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, एरिया डी ए। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, डी ए इधर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ई डी ए में कितना एंगल हो गया, जीरो, सॉरी ई में और डी ए में कितना एंगल हो गया, 90। यहाँ पर ई में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डी ए इधर है, ई में और डी ए में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। चूंकि ई में और डी ए में 90 डिग्री एंगल हो गया इसलिए थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, और थीटा अगर 90 डिग्री आएगा तो हम लिखेंगे ई डी ए कॉस 90, जो कि कितना हो जाएगा, जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या ये वाला पार्ट कैमरे में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है ना। ई डी ए कॉस 90 कितना हो गया, जीरो। मतलब कर्व सरफेस एरिया से ई डॉट डी ए की वैल्यू हमेशा कितनी मिलेगी, हमको जीरो ही मिलेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें कि सर कर्व सरफेस एरिया की वजह से ई डॉट डी ए की वैल्यू आपको हमेशा कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक बात है कि नहीं आ रहा है कि सर जो ई डॉट डी ए की जो वैल्यू मिलेगी वो कर्व, क्योंकि इतने पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है और इतने पार्ट में ई डी ए में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो हम जब इसके लिए वैसे ही जीरो हो गया, ऊपर वाले के लिए कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, जीरो। फ्लैट सरफेस को ध्यान दो, कितना फ्लैट सरफेस है, एक है कि दो, दो है सर, एक ये है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो नीचे वाला वैसे ही अंदर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। तो फ्लैट सरफेस में भी यार हम दो कर सकते हैं, एक हो जाएगा लोअर फ्लैट और एक हो जाएगा अपर फ्लैट, दो कर सकते हो, एक हो जाएगा लोअर फ्लैट और एक क्या हो जाएगा, अपर फ्लैट। जो लोअर फ्लैट सरफेस है, जो ये नीचे वाला, जो लोअर वाला नीचे वाला जो फ्लैट सरफेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही कितना है आपका, जीरो है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ई डॉट डी ए का वैल्यू वैसे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एग्री करते हो मेरी बात से ना, कि लोअर वाला सर यहाँ पर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है, जब ई ही जीरो है तो ई डॉट डी ए कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हम कर क्या रहे हैं, हम ई डॉट डी ए कैलकुलेट कर रहे थे, एक बार कर्व सरफेस एरिया के लिए और एक बार फ्लैट सरफेस एरिया के लिए, फिर आगे हम गॉस लॉ को बढ़ा लेंगे। अपर के लिए देखो जरा, अपर सरफेस को देखो, अगर अपर सरफेस को देखोगे तो ये तुम्हारा सरफेस है, एरिया वेक्टर अगर तुम ड्रॉ करोगे तो इस तरह से ड्रॉ करोगे, डी ए, अरे सही है क्या, सही बात है कि नहीं है। एरिया कैसे होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ नॉर्मल। तो जरा यहाँ बड़े ध्यान से देखो स्क्रीन को, इस वाले पार्ट पे जूम करके देखो जरा, ई में और डी ए में कितना एंगल हो गया, 0 डिग्री,
है ना। ई में इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है, डी ए भी ऊपर है, ई और डी ए में कितना एंगल हो गया, 0 डिग्री का एंगल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ई डी ए में 0 डिग्री एंगल हो गया, बहुत ही बढ़िया सर। तो आप इसको लिखेंगे ई डी ए, ई डॉट डी ए है, ई डी ए कॉस 0, ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ई डी ए कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बताएं कितना आ जाएगा, ई इंटू डी आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर हम गॉस लॉ लगा लेंगे क्योंकि हमने इंटीग्रल ई डॉट डी ए की वैल्यू निकाल ली, कर्व सरफेस एरिया से 0, लोअर फ्लैट से 0, अपर फ्लैट से सिर्फ कितना आ गया हमारा, ई डी ए आ गया, सही ना। अब देखो इस वाले को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ई डी ए आ गया बरा इक्वल्स टू क्यू इन कैसे निकलेगा, व्हाट इज क्यू इन, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के किस हिस्से में चार्ज है, तो हम तो कह रहे हैं कि सर जो अभी आपने ये शेड किया हुआ है, जो देखो समझना, जो यहाँ पर हमने ऐसे हैचिंग करी हुई है, शेड किया हुआ है, क्या सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट में चार्ज होगा क्या, चार्ज ना नीचे है ना चार्ज ऊपर है, चार्ज तो सरफेस पर है, चार्ज सरफेस पर है। तो अगर चार्ज सरफेस पर है तो इस छोटे से एरिया में चार्ज होगा, और इस पे मान लेते हैं कि चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। तो सिग्मा चार्ज समझना, चार्ज डेंसिटी यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि सर इस छोटे से जगह में चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा, है ना। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर चार्ज जो है एरिया में फैला होता है तो क्या चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं आप, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, चलेगा क्या। तो अब यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं कि सर अगर यूनिट सिग्मा का मतलब कि सर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा चार्ज है, ये चार्ज है यहाँ पे, यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, तो सिग्मा चार्ज है। अगर यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज होगा, आप समझिएगा इस बात को कि जो यूनिट एरिया है, अगर यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज होगा तो भैया डीए एरिया में कितना चार्ज होगा। तो अगर हम डीए एरिया का चार्ज लिखेंगे तो हम कितना लिखेंगे, सिग्मा इंटू डीए, कितना लिखेंगे हम, सिग्मा इंटू डीए। यूनिट एरिया में अगर सिग्मा चार्ज होगा तो डीए एरिया में कितना चार्ज हो जाएगा, सिग्मा इंटू डीए। और इस छोटे से डीए एरिया में जो चार्ज है वही क्या है आपका, वही तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस है, वही तो क्यू इन है। तो इसका मतलब सिंस यही जो सिग्मा डी आया है यही हमारा क्यू इन हो जाएगा, सिग्मा इंटू डीए। तो हम यहाँ पर अपना गॉस लॉ लगा लेते हैं, लिख ही लेते हैं एक बार के लिए, इसको हटा देते हैं कि सर इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल ई डॉट डी ए को क्या लिखोगे यार, तो देखो यहाँ कैलकुलेट तुमने किया हुआ है, सी एस ए से 0, लोअर फ्लैट से 0, अपर फ्लैट से ई डी ए। क्यू इन चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना है, सिग्मा इंटू डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी ए से डी ए को मारिएगा, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि किसी भी कंडक्टर के जस्ट बाहर, ठीक बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझे, क्लियर हुआ क्या, कि किसी भी कोई भी जो कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल यही आपका कंडक्टर ऐसे था, मान लीजिए इस शेप का कंडक्टर था, इस कंडक्टर के ठीक बाहर जस्ट आउटसाइड, है ना, चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो उस पूरे कंडक्टर की वजह से, पूरे चार्ज की वजह से इस कंडक्टर के ठीक बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो सही है क्या, क्लियर है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन के लिए आप कोई भी यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर कैप लिख दीजिए, है ना, जनरल हो जाएगा कि सर ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप, ऐसे आपने लिख दिया तो ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, देखो भाई सही है क्या, ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। ठीक है सर, बाकी आपको ही समझ में आया होगा, ना आए तो वीडियो को एक बार पीछे फिर से करिए, फिर से देखिए, जरूर समझ में आएगा। और अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें बताइए कि आपको कैसा लगा, यही हमारा मोटिवेशन है सर। अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।